नमस्कार साथियों, मैं सुनील शास्त्री डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम ऐसे टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं जहां से हिंदी जो व्याकरण है जिसका प्रारंभ माना जाता है और हिंदी व्याकरण का प्रारंभिक बिंदु, टाइटल आप देख ही रहे हो, वर्ण विचार। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्ण विचार। इस वर्ण विचार को हम जीरो से लेकर के अंत तक, मतलब ए टू जेड छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हुए कहां तक ये जो टॉपिक की जड़ है वहां तक हम जाएंगे और एक एक विद्यार्थियों को ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आएगा। बशर्ते कि आपसे मेरा अनुरोध है मित्रों कि इस टॉपिक को शुरू से लेकर के अंत तक आप तल्लीनता से देख लेना। जितने भी मैं इसमें कॉन्सेप्ट बताऊं आपको, जैसे जैसे छोटे से लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक मैं इस टॉपिक पर चलूंगा और बारीकियों का मैं अध्ययन कराते हुए अंत तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा कि जो इस टॉपिक से बाहर चला जाए। इतना मेरा विश्वास है, दावा है। आइए मित्रों, हम इस टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं। बिल्कुल एकाग्रता से आप इस टॉपिक का अध्ययन करोगे मित्रों। सर्वप्रथम मैं ज्यादा इसमें टाइम न लेते हुए अपने इस टॉपिक को गति दे रहा हूं, तो सर्वप्रथम मैं उस परमात्मा को मैं क्या कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, जिसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और अपने टॉपिक को मैं क्या है, गति दे रहा हूं। यह टॉपिक विद्यार्थियों प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है और इतना नितांत आवश्यक है कि इसके अध्ययन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि इस टॉपिक में जैसे आप संधि पढ़ोगे, समास पढ़ोगे, तो संधि में जैसे आप दीर्घ संधि पढ़ोगे, आप वृद्धि संधि पढ़ोगे, उसके अंदर कहां से ये वृद्धि हुआ, कहां से ये गुण हुआ, कहां दीर्घ हुआ, ए को मिलाकर के आ हुआ। तो ये टॉपिक संधि को भी जोड़ता है, समास को भी जोड़ता है, प्रत्यय को भी जोड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है, व्याकरण की अगर जड़ कहें या इसकी नींव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे एक मकान बिना नींव के खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से व्याकरण के इस टॉपिक को पढ़े बिना हम व्याकरण में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, ज्यादा समय न लेते हुए मैं कैसे इस टॉपिक को जोड़ता हूं, आप उस कंटेंट को समझना। चलिए, वर्ण विचार ये किसका है मित्रों? व्याकरण का भाग है। और व्याकरण को सबसे पहले मैं इस व्याकरण शब्द को ही ले लेता हूं कि व्याकरण किस से मिलकर के बना है। बताने की आवश्यकता ही नहीं है, सभी जानते हैं क्या कि व्याकरण किस से मिलकर के बना है। वी प्लस में आ प्लस में कर्ण, ये इन शब्दों से, इनको मिलाकर के व्याकरण की क्या हुई है, व्युत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ क्या है मित्रों? भली भांति समझना, भली भांति समझना। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि किसको समझना? तो कहेंगे यहां पर तीन बातें आती है। एक तो यहां पर आता है लेखन, एक तो लेखन कार्य, लेखन कार्य की शुद्धता, लेखन कार्य की शुद्धता। नंबर दो, उच्चारण, उच्चारण कौशल विकसित, उच्चारण कौशल को ये क्या करती है, विकसित करती है। लेखन कार्य की शुद्धता, उच्चारण कौशल की शुद्धता और एक अशुद्धि संशोधन है, अशुद्धि संशोधन। ये तीन बातें यहां पर आती है। इनको अशुद्धि संशोधन, लेखन कार्य की शुद्धता, उच्चारण कौशल को विकसित करने वाली कौन है? व्याकरण है। इनको समझा देती है, इनमें सुधार ला देती है। उच्चारण कौशल अच्छा हो जाता है, अशुद्धि संशोधन को ये व्याकरण दूर करती है, लेखन कार्य की शुद्धता पर ये व्याकरण बल देती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। ये तीन बातों को आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में इतने ये सभी जानते हैं, कॉमन प्रश्न है, कोई ज्यादा पूछने वाला यहाँ प्रश्न मेरे को नहीं लगता है। लेकिन जो आने वाला क्वेश्चन है वो ये पूछ सकते हैं कि व्याकरण जो है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है। तो यहां पर क्या आएगा? व्याकरण वेदस्य तु मुखम। क्या है? व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरणम, व्याकरणम मुखम स्मृतम। व्याकरण को क्या कहा गया है? वेदों का मुख कहा गया है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों। यहां पर क्या पूछोगे? ये देखिए, व्याकरण को वेदों का क्या कहा गया है? मुख कहा गया है। क्योंकि भारतीय दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो वहां हमने 6 वेदांगों का जिक्र आता है, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, छंद है। छंद को वेदों का पैर कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, शिक्षा को नाक कहा गया है, आंख को ज्योतिष कहा गया है। उसमें अनेक वर्णन मिलता है। उसी में से आज हम जो जिक्र कर रहे हैं किसका? व्याकरण का हम यहां पर बखान कर रहे हैं। और व्याकरण को वेदों का क्या माना गया है? मुख माना गया है। दो बात हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ रही है, अब क्या आ रही है? तो मित्रों यहां पे थोड़ा सा देखिए आप, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या?
व्याकरण के अंग कितने होते हैं? एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन कि व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के अंग, और आपको जानकर आश्चर्य होगा मित्रों कि इस व्याकरण के जब मैं अंग बताऊंगा कि व्याकरण के अंग 3 होते हैं, उन 3 अंगों में पूरी की पूरी व्याकरण सिमेट करके रख दी है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि व्याकरण के तीनों अंग में पूरी व्याकरण के सारे टॉपिक आ जाते हैं। सारे व्याकरण के जितने भी टॉपिक व्याकरण बनते हैं, इनके 3 अंगों में सम्मिलित है। कौन कौन से अंग हैं? आइए अगली स्लाइड पे मैं इसका वर्णन कर रहा हूं। व्याकरण के अंग, गौर से पढ़ते जाना, अपनी कॉपी पेन हाथ में ले लेना और जहां लिखने वाली बात है उसको नोट करना, फिर आत्मसात करना, मंथन करना, चिंतन करना। आइए व्याकरण के अंग, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ ये व्याकरणम, चलो मैंने संस्कृत में लिख दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ। आइए पुनः इस पर आते हैं। व्याकरण के अंग कितने हैं? व्याकरण के अंग, व्याकरण के अंग मित्रों कितने बताए मैंने? 3 बताए। कितने बताए? 3। और हिंदी भाषा को आप जब पढ़ रहे हो तो हिंदी को हिंदी में ही लिखें, न कि गणित में लिखें, क्योंकि वो मिस्टेक गलत माना जाता है। इसको इसी भाषा में लिखें। व्याकरण के अंग 3 है। वो 3 अंग कौन कौन से हैं? तो आइए उसका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। एक इसमें आता है वाक्य विचार। क्या आता है मित्रों? वाक्य विचार आता है। दूसरा कौन सा होगा? शब्द विचार होगा, शब्द विचार। और तीसरा कौन सा होगा? शब्द विचार, वाक्य विचार। और एक इसमें कौन सा है? वर्ण विचार। यहां सबसे ऊपर क्या होगा? वर्ण विचार। मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया है। पहले नंबर पर इसको लिखेंगे, दूसरे पर शब्द को लिखेंगे, और तीसरे पर किसको लिखेंगे? वाक्य को लिखेंगे। कोई बात नहीं, सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। पहला सब जानते हैं, पहला किसका स्थान होता है? वर्ण का होता है। दूसरा किसका होता है? शब्द का होता है। और तीसरा मित्रों किसका होता है? वाक्य का होता है। आगे पीछे मैंने इसको लिख दिया है, तो इस पे थोड़ा गौर मत करना आप। आइए 3 अंग होते हैं, और इन 3 अंगों में, 3 अंगों के अंदर पूरी की पूरी व्याकरण है। कैसे? जैसे देखिए, एक तो है वर्ण विचार, लो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। एक है वर्ण विचार, दूसरा यहाँ पर क्या है? शब्द विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, और तीसरा कौन सा है? वाक्य विचार। वाक्य विचार शुरू से लेकर के अंत तक चल रहा हूं मित्रों। एक एक बिंदु को मैं छू रहा हूं और अपने टॉपिक पर मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं। अभी मैं वर्ण व्यवस्था पर आया नहीं हूं, धीरे धीरे देखो टॉपिक को जोड़ते हुए मैं आ रहा हूं। अपने पढ़ेंगे क्या? वर्ण विचार पढ़ेंगे, लेकिन वर्ण को मैं तारतम्यता देते हुए इस टॉपिक पर मैं आ रहा हूं। तो देखिए मित्रों, क्या वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 किसके अंग माने गए हैं? व्याकरण के अंग माने गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आने वाला है। 3 अंग कौन कौन से? तो ये बता दोगे। अब वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार के अंदर तो आपको पता ही है मित्रों, क्या एक तो इसमें आती है स्वर, इसमें आता है स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन की उत्पत्ति, स्वर व व्यंजन की उत्पत्ति और उनके भेद, उत्पत्ति एवं भेद, ये उत्पत्ति एवं भेद। और शब्द विचार में क्या आएगा? तो शब्द विचार में अनेक आते हैं, जैसे रूप के आधार पर, यहां पर आ गया रूप के आधार पर, फिर संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर शब्द भेद, फिर रचना के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, फिर रूप के आधार पर विकारी अविकारी। ये बड़ी डिटेल हो जाएगी मित्रों, ये हम आगे की क्लास में लेंगे। सारा डिटेल मैं आपको इसमें बता सकता हूं, A to Z इसमें बखान कर सकता हूं। लेकिन अपना मेन आज का टॉपिक क्या है मित्रों? वर्ण विचार है। हमें इसको पढ़ना है, वर्ण विचार को। तो पहले मैं इस वर्ण विचार पे मैं दृष्टिपात करूंगा, इसलिए इसको हम आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। ये आगे फिर वाक्य विचार में वाक्य के अंग आते हैं, वाक्य के भेद आते हैं, वो सारे वाक्य इसमें आ जाएंगे। ये 3 भागों में हमने व्याकरण को बांटा है, और कोई भी टॉपिक व्याकरण का इन 3 भागों में नहीं छूटता है, सारे के सारे आ जाते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों। कौन कौन सी बात मैंने बताई? एक तो किससे मिलकर के बना है? किससे मिलकर के बना, जल्दी बताओ। ये रहा वी प्लस आ प्लस करण, इससे मिलकर के बना है। भली भांति समझना, इसको समझेंगे। लेखन कार्य की शुद्धता को, उच्चारण कौशल को और अशुद्धि संशोधन को करने वाली व्याकरण है। उच्चारण कौशल को विकसित करती है और लेखन कार्य में सुधार लाती है। कौन? व्याकरणम। इसीलिए व्याकरण को वेदों का क्या माना गया है? मुख माना गया है। फिर प्रश्न आता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के मित्रों कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जो 3 अंग मैंने आपको बता दिए हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार है। और आज हमारा जो टॉपिक है मित्रों वो वर्ण विचार है, इसलिए हम पहले वर्णों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए
अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं मित्रों, वर्ण विचार हम पढ़ेंगे, तो वर्ण विचार में किसका वर्णन मिलेगा? वर्ण विचार में मित्रों किसका वर्णन मिलेगा? तो वर्ण विचार में हमें वर्णन मिलेगा किसका? वर्ण का। अब देखिए वर्ण है, अब थोड़ा सा इसको समझना, मैं एक थोड़ी सी एक भूमिका बना रहा हूं, इसको आप मित्रों समझना। जैसे वर्ण है, आपसे अगर मैं प्रश्न ये पूछ लूं कि मित्रों बताइए वर्ण को लिखने से पहले कोई और इकाई है क्या? तो विद्यार्थी कहते हैं कि जी सर है। क्या है? वर्ण से पहले किसका नंबर आता है मित्रों? ध्वनि का नंबर आता है। किसका नंबर आएगा? ध्वनि का नंबर आएगा। ध्वनि के बाद में किसका? वर्ण का। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्दों के मेल से मित्रों क्या बनेंगे? वाक्य बनेंगे। वाक्य के मेल से क्या बनेंगे? पदच्छेद बनेगा। पदच्छेद बनेगा, या इसको मैं अनुच्छेद कह सकता हूं। पदच्छेद, अनुच्छेद और अंग्रेजी में पैराग्राफ। और इस पदच्छेद में फिर मैं पूछूंगा कि मित्रों कौन सी भाषा है, तो आप कहोगे सर इसमें हिंदी भाषा है। तो इस प्रकार से वर्णों का ये क्रम चलता है। वर्ण विचार, वर्ण विचार के अंदर सर्वप्रथम किसका स्थान है? ध्वनि का। ध्वनि के बाद में वर्ण का, फिर शब्द का, फिर वाक्य का, फिर पदच्छेद का, और फिर भाषा। कैसे? ऐसे ऐसे मान लीजिए, देखो ध्वनि, ध्वनि मैंने बोला ए अनार, कै कबूतर। अब विद्यार्थी ने वो सुना है, लिखित रूप में नहीं आई है। जब तक जो बोली गई ध्वनि लिखित रूप में नहीं आएगी तब तक वो मौखिक रूप में ही है। सुन रहे हैं, तो जब तक लिखित रूप में नहीं है तब तक तो वो वर्ण ध्वनि ध्वनि बनकर गूंज रहा है। और जैसे ही हम उसको वर्ण रूप में लिख देंगे, जैसे मैंने ए बोला, मैंने कै बोला, तो ये इसका लिपिबद्ध रूप आ गया। तभी तो कहते हैं ना भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई कौन सी है? वर्ण है। और भाषा की सबसे पहली इकाई अगर कोई पूछ ले तो ध्वनि है। वर्णों के मेल से क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। शब्दों से वाक्य बनाएंगे, और अनेक वाक्यों को मिलाकर के हम मित्रों क्या बनाएंगे? पदच्छेद बनाएंगे। और फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें कौन सी भाषा है, तो आप बता दोगे हिंदी भाषा है। यही अंग्रेजी में होगा, यही पंजाबी में होगा। पंजाबी का पैराग्राफ पढ़ के हम बता देंगे ये कौन सी भाषा है? पंजाबी भाषा है। चलिए, एक बात कंप्लीट हुई। अब परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं उस पे दृष्टिपात करेंगे मित्रों। जैसे यहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। कैसे? प्रश्न नंबर 1 आ जाए, क्या आ जाए? भाषा की सबसे छोटी, ध्यान देना मैं कितने प्रश्न बनाऊंगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछ ले, अब आप उत्तर बताओगे इसका। मौखिक इकाई, 1 नंबर क्वेश्चन। अब आइए दूसरा कौन सा है? भाषा की, अब ये आ गया, भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई। लिपिबद्ध इकाई। अब ये दूसरा प्रश्न बन गया। फिर तीसरा प्रश्न बन जाएगा, क्या बनेगा? नंबर 3, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई, और फिर आ जाए भाषा की सबसे न वो मौखिक दे और न वो लिपिबद्ध दे, और सीधा ही अगर मित्रों ऐसे कह दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ले, तो उत्तर क्या होगा? पहले मैं क्वेश्चन बना देता हूं, उसके बाद में आप इतने अपनी स्मृति में इनके उत्तर ढूंढो। आगे देखिए, चौथा प्रश्न कौन सा बनेगा? 4 नंबर क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई आ गई। फिर आ जाए अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई, ये अलग क्वेश्चन बनेगा। फिर आ जाओ 5 नंबर, भाव या भावार्थ के आधार पर छोटी इकाई। ये देखिए, ये क्वेश्चन अलग बन गया, छोटी इकाई। और लास्ट क्वेश्चन जो इसमें बनेगा वो आ जाए वाक्य का सबसे बड़ा अंग। सॉरी, वाक्य का नहीं कहूंगा मैं, यहाँ पे कह देता हूं भाषा का। यहां पर मैं कह देता हूं मित्रों क्या? भाषा का। यहां मैं बना देता हूं कि भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग। ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन यहां पर बने हैं, इनका उत्तर आप अपनी स्मृति में सोचिए कि इनका उत्तर क्या बनेगा। आपने सोच लिया होगा। चलिए, अब मैं सबसे पहला
प्रश्न आपसे करता हूं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है, क्योंकि मौखिक रूप का इसका कोई लिपिबद्ध रूप तो है ही नहीं। हम ध्वनि, ध्वनि में वो गूंज रहे हैं वर्ण जो बोले गए हैं, अतः है मौखिक इकाई पूछे तो यहां पर मित्रों क्या होगी? ध्वनि होगी। ध्यान कर लेना ये ध्वनि। और भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई, लिपिबद्ध, लिपि में इसको मैंने लिख दिया तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। ये इसमें वर्ण आ जाएगा। भाषा की सबसे छोटी, बहुत बार प्रश्न पूछा है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो यहां वर्ण होगी। क्या होगी मित्रों? वर्ण होगी। अर्थ के आधार पर, अर्थ किस में निकलता है? शब्द में निकलता है। जैसे मैंने लिखा आ में मैंने मैं जोड़ा आम, ये शब्द बन गया। अब इस आम का अर्थ है, आम खास भी होता है और आम फलों का राजा भी होता है। आम फलों का राजा भी माना गया, आम खास भी होता है। आम बात है, आम बात है। तो ये अर्थ के आधार पर अगर छोटी भाषा की छोटी इकाई पूछे तो मित्रों यहां पर क्या होगा? शब्द होगा। क्या होगा मित्रों? शब्द होगा। और भाव या भावार्थ के आधार पर पूछे तो यहां पर वाक्य होगा। क्या होगा मित्रों? वाक्य होगा। और नीचे क्या दिया है? भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या होगा? वाक्य होगा। इतने क्वेश्चन कितने बड़े हैं देखिए आप, ये आपके सामने है। इतने क्वेश्चन इसमें से बने हैं। अब कहोगे कैसे महत्वपूर्ण नहीं है? इसलिए प्रत्येक प्रत्येक कॉन्सेप्ट को मेरे को जोड़ के पढ़ाना पड़ रहा है मित्रों, छोड़ नहीं सकता मैं। कई कहेंगे कि जी सीधा वर्ण पे आ जाओ, नहीं, सीधा वर्ण पे भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कहां से ये प्रारंभ हुआ है? व्याकरण का ये अंग है। व्याकरण के पहले कितने अंग हुए? 3 हुए, 3 में फिर ये वर्ण विचार आया। वर्ण वर्ण से पहले भी कुछ था क्या? जी बिल्कुल था। क्या था? ध्वनि थी। ध्वनि के माध्यम से वर्ण का ज्ञान हुआ, फिर हमें शब्द का ज्ञान हुआ, वाक्य बने, पदच्छेद बना, भाषा बनी। फिर इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन आ गए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वर्ण बताएंगे, भाषा की लिपिबद्ध इकाई पूछे सबसे छोटी तो हम उसमें क्या बताएंगे? लिपिबद्ध है तो वर्ण है। मौखिक पूछे तो क्या है? मौखिक है तो ध्वनि है। मौखिक है तो ध्वनि है। और पूछे आपसे अर्थ के आधार पर तो शब्द है। भाव या भावार्थ के आधार पर पूछे तो वाक्य है। और भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या है? वाक्य है। इतनी बात मेरे हिसाब से विद्यार्थियों आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये कॉमन बात है। अब यहां से मित्रों आपको एक मैं कहानी के माध्यम से, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इन वर्णों की उत्पत्ति और उनके बारे में बताऊंगा। यहां से अब हम आते हैं अपने इस कॉन्सेप्ट पर, जो वर्ण विचार है। और वर्ण विचार में हम किसको पढ़ेंगे? वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला को जब हम पढ़ेंगे तो पता ही आपको कि वर्णमाला को 2 भागों में बांटा है। एक तो हमने स्वर और एक क्या है? व्यंजन। स्वर और व्यंजन। अब यहां से विधिवत क्लास जो है वो यहां से प्रारंभ होने जा रही है मित्रों। यहां जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो सबसे पहले प्रश्न मैं विद्यार्थियों से यही करता हूं कि स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन में जैसे क्या प्रश्न रहता है मेरा? देखना, मैंने ये विद्यार्थियों से पहला प्रश्न करता हूं कि विद्यार्थियों बताइए ये क्या है? विद्यार्थी कहते हैं जी ए अनार है। ये क्या है? कै। ये क्या है? जय। ये ए। ये ओ। कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, स्वर व्यंजन में कुछ भी ले लो। जैसे और भी ले लो, चाहे आप इसमें ऋषि ले लो, कोई बात नहीं। इसमें आप टमाटर ले लो, ये भी ले सकते हो। फल भी ले सकते हो। ये सारे क्या है? ये मित्रों क्या है? बताइए मेरे को आप। ये विद्यार्थी कहते हैं कि सर ये तो स्वर और व्यंजन है। ये तो क्या है? स्वर और व्यंजन है। स्वर प्लस व्यंजन। अब मैं ये प्रश्न पूछता हूं, आप भी आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये स्वर और व्यंजन सर्वप्रथम किसने इसको उत्पन्न किया? कहां से ये स्वर और व्यंजन आए? कहां, किसने इसका निर्माण कर दिया? क्या किसी राइटर ने किया है? क्या किसी ऋषि मुनि ने इसको बनाया है? जो आप शुरू प्रारंभ से पढ़ते आ रहे हो, ए अनार कायदे में छोटे पहली कक्षा में आप देखोगे, जो पहली कक्षा की जो किताब होती है उसमें ए अनार आ आम सब लिखा होता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि ये आए कहां से? अब विद्यार्थी वहां निरुत्तर हो जाता है, उसके पास में उत्तर नहीं होता है। क्यों विद्यार्थियों? बड़ा कॉन्सेप्ट है। देखिए आप, ये सोचने वाला प्रश्न है कि ए अनार कै कबूतर खै खरगोश हम इतने सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, उनका इसका कौन राइटर है? किस विद्वान ने ये बनाए हैं? क्या प्रारंभ में जो विद्वान था उसने ये लिखे हैं? इसका उत्तर विद्यार्थी हिंदी वाले बच्चों के पास में नहीं होता है। लेकिन हाँ, संस्कृत में इसका उत्तर बड़े आसानी से मिल जाता है। तो हम उसी संस्कृत की यहाँ पर जो है किंवदंती को यहाँ मैं आपके सामने रखूंगा।
क्या कितनी सत्यता है कितनी नहीं है वो तो आप खुद अंदाजा लगा लोगे, क्योंकि जब हम संस्कृत में जब माहेश्वर सूत्र ये पढ़ाते हैं उसमें संज्ञा प्रकरण जब हम पढ़ाते हैं तो वहां से उत्पत्ति के बारे में जिक्र मिलता है, जिसका वर्णन मैं यहां करूंगा। तो आइए एक कहानी के माध्यम से इन स्वरों की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या है इसके पीछे कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं इसको जोड़ता हूं टॉपिक को। आइए देखिए मित्रों, आपने आचार्य, आचार्य में लिख रहा हूं यहां पे, इनका नाम सुना है क्या जी? इनका नाम सुना है, क्या नाम है? पाणिनि। ये कौन है? संस्कृत व्याकरणाचार्य है। ये कौन है मित्रों? व्याकरणाचार्य, प्रकांड पंडित, मूर्धन्य, ये आचार्य हैं ये पाणिनि, जिनका संस्कृत ये व्याकरण के अंदर विशेष उल्लेखनीय योगदान हम कहेंगे पाणिनि जी का है। ये पाणिनि जी कौन थे? तो कहते हैं ये पाणिनि जी कौन थे? तो ये व्याकरणाचार्य थे और ये प्रथम कक्षा इसमें ये 3 बार फेल हो गए थे। 3 बार क्या हो गए? फेल हो गए। ये जैसे हम असफल कह देंगे, यहां पर हम क्या कह देंगे? असफल। 3 बार क्या हो गए थे मित्रों? ये असफल हो गए थे। कौन? पाणिनि जी 3 बार असफल हो गए। तो बताइए जो विद्यार्थी प्रथम कक्षा में 3 बार असफल हो जाए उसकी मनस्थिति कैसी होती है? घर पे उसको माँ बाप कितना लाड प्यार देंगे? इनको खूब लाड प्यार दिया, समझ गए कैसे लाड प्यार दिया? कि कोई बच्चा पहली कक्षा में 3 बार फेल हो जाए तो उसको लाड प्यार देंगे क्या? नहीं दिया। आलोचना हुई, स्कूल में गए तो अध्यापक ने इनको डांटा, कोई मित्र बनना इनका पसंद नहीं किया। तो ऐसे बच्चे की मनस्थिति क्या होती है मित्रों? आप जानते हो कि जिसको न को कोई बोलना ही पसंद नहीं करता है तो वो उसमें आ गया, किसमें? निराश्य जीवन में वो आ गया। और उसके मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ऐसे जीवन जीने से क्या फायदा है, क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूं। ऐसा विचार किनके मन में आया? पाणिनि जी के मन में आया, जो संस्कृत के व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। अगर उनके मन में ऐसा विचार आ गया, अब आम विद्यार्थी सोचता है कि मैं तो परीक्षा में असफल हो गया, मैं तो फर्स्ट ग्रेड से रह गया, सेकंड ग्रेड से रह गया। बिल्कुल विद्यार्थियों, ये आत्महत्या के बारे में कभी जिंदगी में सोचना ही मत है, क्योंकि पाणिनि जी ने वो कर दिखाया, इन्होंने भी सोचा था, लेकिन ये निराश नहीं हुए और अनवरत अपने अध्ययन में लगे रहे और अंततः इनको सफलता भी मिली। इसीलिए एक बार अगर कोई आप असफल होते हो, 2 बार होते हो, 3 बार होते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन बहुत बड़ा बड़ा पड़ा आपके सामने, चुनौतियां खूब है, लेकिन उन चुनौतियों को पार पाते हुए हमें आगे बढ़ना है। ये इनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है, ये निराशा का भाव कभी नहीं लाना है, एक पॉजिटिव सोच के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो आइए इनके जीवन से अपने क्या शिक्षा मिलती है वो देखते हैं। पाणिनि जी व्याकरणाचार्य, प्रथम कक्षा में 3 बार फेल, एक दिन मरने की सोची, घर से निकल गए। कौन? पाणिनि जी घर से निकल गए। चित्रों पे मत जाना, ये केवल मैं समझाने के रूप में आपको बता रहा हूं। ये पाणिनि जी घर से निकल पड़े हैं, क्या करने के लिए? मरने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए क्या कोई मरना, कोई अरे मरना महापाप माना गया है, आत्महत्या महापाप माना गया है, गौओं का वध करना महापाप माना गया है, किसी के साथ में छल करना, धोखा करना, कपट करना, ये महापाप माना गया है। 5 महापातकः, 5 महापाप माने गए हैं, जिसमें आत्महत्या भी सबसे बड़ा महापाप है। और कहते हैं कि जो बंदा जानबूझ करके आत्महत्या करता है उसको ऊपर भी जगह नहीं है। तान प्रत्यभिगच्छन्ति, देखिए वो मर करके उस लोक को जाता है जहां तमो आच्छादिता, घोर अंधकार होता है, और उस अंधकार में व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, मरने के बाद में भी उसको मुक्ति नहीं है। तो इसलिए कभी भी जीवन में असफल होने पर कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना है मित्रों, अपने तल्लीनता से तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है। ये शिक्षा हमें इन पाणिनि जी के जीवन से मिलती है। आइए ये बढ़ने के लिए सोचा, इन्होंने घर से निकल पड़े। रास्ते में एक क्या मिला इनको? एक रास्ते में, ये मैं चित्र वैसे ही बना रहा हूं मित्रों, इसमें कोई समझाने के लिए है। देखना, ये यहां पर पानी निकालते हैं, ये यहां पर बाल्टी है, ये देखिए आप ही। अब पाणिनि जी ने सोचा कि क्यों ना गांव के पास में ये बाहर कुआं बना है, इस कुएं में कूद करके मैं आत्महत्या कर लूं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। ऐसे सोच करके ये यहां पर आए। ये पाणिनि जी यहां इसके निकट आ गए हैं, इसके निकट आ गए हैं कुएं में कूदने के लिए। लेकिन जैसे ये कूदने वाले थे, इनकी दृष्टि कहां गई? देखिए ये कहां देख रहे हैं, ये केवल बच्चों इसमें जोड़ने के लिए बता रहा हूं। ये 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल टीम से मैं कहूंगा कि थोड़ा आप इनको देखना। ये अभी 2 मिनट हाँ देखिए, ये कहां इनकी नजर जा रही है मित्रों? यहां गई। और यहां क्या था, एक मैं पहले यहां बता देता हूं। ये देखिए आप, ये पत्थर है, ये मित्रों क्या है? पत्थर है।
पत्थर पर यहाँ ये बीच में इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं भी, सब समझ लेना भी, अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ रस्सी बंधी हुई है और ये रस्सी बाल्टी पानी की भर करके रस्सी को ऊपर खींचते हैं, फिर खाली वापस जाती है, फिर ऊपर खींचते हैं, फिर नीचे आती है। तो कहने का मतलब यहाँ से इनकी चेतना जग उठी। क्या जग उठी? ये जग उठी उनकी चेतना कि पत्थर जैसी कठोर धातु पे रस्सी जैसी मुलायम वस्तु के आवागमन से, आने जाने से इस पर भी जब निशान हो सकते हैं, तो पत्थर जैसी मेरी जो जड़मती बुद्धि है उससे भी रस्सी की तरह एक न एक प्रयास और कर लिया जाए, क्योंकि रस्सी केवल 2 या 3 बार नहीं गई है ऊपर नीचे, सैकड़ों बार गई है, तब जाकर के पत्थर पर क्या पड़ा है, निशान पड़ा है। तो उसी प्रकार से मैं तो 3 बार ही गया हूं पहली कक्षा में, क्यों न मैं एक बार इस रस्सी की तरह क्या कर लूं, प्रयास कर लूं। इसी सोच के साथ में पाणिनि जी ने कहा, तभी तो वो श्लोक आपके हिंदी में बना है, क्या बना है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये देखिए कहां से कहां निकल पड़ा है, ये देखिए हिंदी में आता है ये। तो इसी से इसको देख करके इनमें चेतना जगी और इन्होंने कहा कि मरने वाला प्रोग्राम क्या, कैंसल, नहीं मरूंगा और आगे बढ़ूंगा, जीवन में मरना कोई हल नहीं है समस्या का, इसलिए इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूं, कैंसल, नहीं मरूंगा। तो फिर क्या करें, घर पर भी नहीं जाऊंगा। तो कहते हैं कि थोड़ी दूर पर ही भगवान शंकर का क्या था मित्रों, थोड़ी दूर पर भगवान शंकर का, भगवान शिव का एक मंदिर था। पाणिनि जी वहां गए और शिव की मूर्ति के आगे जाकर के रोने लगे कि हे ईश्वर, या तो मुझे विद्वता का ऐसा ज्ञान दे दीजिए कि जिससे मेरा जीवन में जो उपहास हो रहा है उस उपहास से मैं मुक्ति पा सकूं, मुझे विद्वान बना दीजिए। इस प्रकार से तो कहने से नहीं बने हैं, घोर तपस्या की। घोर तपस्या किन्होंने की, भगवान किन्होंने, पाणिनि जी ने घोर तपस्या की। घोर तपस्या से भगवान शंकर क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के क्या हुए, प्रकट हुए। प्रकट होकर के क्या किया, नृत्य किया। नृत्य में क्या बज उठा, डमरू बज उठा। डमरू बज उठा और डमरू कितनी बार बजा, 14 बार बजा। कितनी बार बजा मित्रों, 14 बार। यहीं से आपकी वर्णों की जो उत्पत्ति है वहां स्टार्ट होती है। क्या, डमरू। डमरू बजा कितनी बार, 14 बार। कितनी बार, 14 बार बजा। और तभी ये लाइन आती है, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, 9 और 5 बार डमरू बजा। पहले 9 बार बजा, फिर 5 बार बजा डमरू। और वो 14 प्रकार का जो डमरू बजा, वहां से 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। उन्हीं ध्वनियों में स्वर और व्यंजन क्या हुए हैं, प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। इति सिद्धम, ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए इसी को हमें प्रमाणिक मानते हुए विद्यार्थियों, आपके प्रश्न का यहाँ हल हो गया है। मैंने पूछा था कि स्वर और व्यंजन कहाँ से निकले हैं, तो एक अब आपका सभी विद्यार्थियों का उत्तर ये आएगा, क्या आएगा, कि भगवान शंकर के डमरू से ये प्रकट हुए। और डमरू बजाने पर किसने वाद्य किया, पाणिनि जी ने किया, अपने अथक मेहनत और प्रयास से। इसीलिए जो वर्णों की उत्पत्ति है जो डमरू के बजने से हुई है, डमरू बजा 14 बार, 14 प्रकार की ध्वनियां, 14 प्रकार की क्या निकली, 14 प्रकार की ध्वनियां निकली, जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को क्या है, इस वर्णमाला में पिरो दिया गया है। अब यहां से जो वर्ण कौन कौन से आए हैं उन पर हम दृष्टिपात कर लेते हैं मित्रों। तो चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। अब आगे वर्ण, अब इसके अंदर चलो मैं नई स्लाइड ले लेता हूं। यहाँ पे आइए, वर्ण। अब ये वर्ण आए हैं और वर्णों में थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर किसका आएगा मित्रों, एक तो आएगा स्वर का और एक इसका आएगा व्यंजन का आएगा। अब देखिए, स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं जी, 33 होते हैं। स्वर ये 11 कौन कौन से हैं, तो जी अभी बता देते हैं। देखिए कौन कौन से स्वर हुए, ए, आ, यहाँ पे छोटी ई, फिर ये बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर यहाँ पर क्या आएगा, इसी में लिख देता हूं मैं, री, ए, ओ, आई, औ, आई और औ। ये कितने हुए मित्रों, देख लो, 4, 4, 8 और 3, 11। 11 स्वर हुए। अब 11 स्वरों को भी इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। वैसे 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 भागों में, और बाकी इन्होंने क्या है, 4 भागों में। कौन कौन से वो 3 भाग है, देखिए। इसमें से अगर आपसे ये पूछे, क्या पूछे कि मूल स्वर, अब ये प्रश्न यहां बहुत बार पूछा है, पटवारी में, ग्राम सेवक में, सेकंड ग्रेड में। मूल स्वर, ह्रस्व स्वर,
ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक, देखिए कितने नाम दे दिए मैंने इसके, एक मात्रिक स्वर। ये कितने हैं संख्या में, ये संख्या में कितने हैं नंबर, इन्हीं स्वरों में से मैंने निकाल दिया कि मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर कितने हैं। तो यहां पर देखिए जो छोटे छोटे हैं वो आएंगे, एक यहां पर ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री री सी छोटी, ये चार जो हैं वो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर हैं। तो मैं चार यहां पर लिख रहा हूं, एक तो ए हो गया, एक ई हो गई, एक छोटा ऊ हो गया और एक री री सी हो गई। ये चार तो आपके मूल स्वर हो गए। फिर आइए कौन सा, नंबर 2 दीर्घ स्वर। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, दीर्घ स्वर लिखूंगा। फिर यहां पर द्विमात्रिक लिखूंगा, द्विमात्रिक लिखूंगा। फिर मैं इसको गुरु स्वर लिखूंगा, गुरु माने बड़ा, गुरु स्वर। फिर मैं यहां पर इसका लिखूंगा संधि स्वर, क्या लिखूंगा, संधि स्वर। ये कितने हैं, तो ये मित्रों कितने हैं बता दोगे, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक, गुरु स्वर, संधि स्वर, ये कितने हैं, बच गए कितने, 7 बच गए। कितने बच गए, 7। ये तो संख्या में कितने हो गए, 4। बाकी बच गए कितने, 7। कौन कौन से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, ऐ और औ। ये कितने हो गए मित्रों, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए इन स्वरों को, ये टोटल स्वर कितने हुए कि जी 11 हुए। कितने हुए, 11 हुए। इन 11 स्वरों को मैंने कितने भागों में बांटा जी, 4 भागों में। कौन कौन से, 4 भागों में नहीं, वैसे तो 3 भाग है, लेकिन एक जो 2 बच गए हैं, अयोगवाही, अंग और अह, उसका हम अलग भेद मानेंगे। 3 भागों में, मुख्य रूप से 3 है, मूल स्वर, दीर्घ स्वर। मूल स्वर कितने हो गए, 4। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, यहां से क्वेश्चन आता है परीक्षा में, यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7 हो गए। अब आइए आगे, फिर बच गया कौन सा, फिर बच गया आपका कौन सा, संयुक्त स्वर, 3 संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर में कौन कौन से हो गए, संयुक्त स्वर में देखिए मित्रों कौन कौन से हैं, एक तो ए, एक कौन सा ओ, एक कौन सा ऐ, एक कौन सा औ। ये आपके संयुक्त स्वर है। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा गया है, तो सभी मित्र जानते हैं क्या, ए किसके मेल से बनता है जी, ए प्लस ई के मेल से ए बनता है। चलिए इस कारण से ये संयुक्त है जी, 2 अलग अलग स्वरों के मेल से बनने के कारण ये संयुक्त स्वर हो गए। फिर ये किससे बनेगा, ए प्लस ऊ के मेल से बनेगा। चलो जी इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ऐ किससे मिलकर बनेगा, ए प्लस ए के मेल से क्या बनेगा, ऐ बनेगा। और औ किससे बनेगा, ए प्लस ओ के मेल से क्या बनेगा मित्रों, औ बनेगा। इतनी बात समझ में आई क्या मित्रों, जी आ गई। फिर कितने हो गए, देखिए पीछे ध्यान देना, ये मैंने कितने बताया है। यहाँ पर मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, ये टोटल 11 है। 11 को मैंने क्या किया, पहले तो छोटे छोटे को चारों को लिख लिया। ये तो हो गए मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। फिर दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक, गुरु स्वर, संधि स्वर। इनको संधि स्वर क्यों कहा गया है, क्योंकि इनसे संधि होती है। जैसे ए मिलकर के आ बनता है, छोटी ई छोटी मिलकर के बड़ी ई बनती है। ए ऐ किससे बनेगा, ए प्लस ऐ के मेल से ए प्लस ए के मेल से ऐ बनेगा। इस प्रकार से मित्रों इसको हम बांटा है। और फिर तीसरा जो मैंने भेद कर दिया, ये दीर्घ भी है और प्लस में इन चारों को हमने संयुक्त भी मान लिया। संयुक्त माना क्यों, क्योंकि ये 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। इस कारण से ये 4 जो आपके स्वर आएंगे ये संयुक्त के अंतर्गत आएंगे। और फिर कहते हैं, कई कहते हैं कि सर वो 2 तो रह गए, तो कोई बात नहीं, उसको अलग से नाम दे देंगे। क्या दे देंगे, अयोगवाही। क्या दे देंगे, अयोगवाही। ये प्रश्न आया हुआ है, निम्न में से अयोगवाही स्वर है, शायद पटवारी के एग्जाम में पूछा था ये। अयोगवाही, अयोगवाही में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो आपका अंग है और एक आपका कौन सा हो जाएगा मित्रों, अ है। ये 2 हो जाएंगे। और वैसे आजकल वो एक चंद्र बिंदु वाला वो इसमें जोड़ देते हैं, उसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं। अगर कोई ये भी पूछे ना ये किस में आता है, तो ये अयोगवाही में आता है। लेकिन मुख्य रूप से ये 2 ही होते हैं, मुख्य रूप से 2 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी मित्रों, आ गई सर। कितने हो गए, 11 स्वर। चलिए अब आइए अपने दृष्टिपात करते हैं किस पर मित्रों, व्यंजन पर दृष्टिपात करते हैं, व्यंजन। अब यहां से भी प्रश्न खूब पूछा जाता है परीक्षा में, व्यंजन टोटल कितने होते हैं जी, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। कौन कौन से, देखिए पहला मैं कहता हूं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा मित्रों, यहां से आपको गौर से देखना, इसको मेन बात लगे वो उसको नोट कर लेना भी अब कॉपी में आप। पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने हैं,
कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, ये सारे क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अब कैसे मैं तक कैसे, जैसे मैं यहां लिखता हूं क ख ग घ ng ng, फिर क्या आता है चछ चछ जझ ये चछ जझ ये, फिर क्या आता है टठ डढ़ ण, फिर तथ तथ दध न, फिर पफ पैफ ब भ म। ये 25, ये जो 25 आए हैं इसको क्या माना गया है, स्पर्श व्यंजन माना गया है मित्रों। क्या माना गया है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, तो ये 25 हो गई। लेकिन यहां पर अति महत्वपूर्ण प्रश्न अगर मैं आपसे ये पूछ लूं क्या, कि स्पर्श तो 25 हो गए, लेकिन अगर स्पर्शी व्यंजनों की पूछ ले, स्पर्शी व्यंजनों की, देखिए मात्रा का अंतर है, यहां स्पर्श है और यहां स्पर्शी है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो मित्रों आप 16 बताओगे। कितने बताओगे, 16 है, 16 है बताओगे जी। यहां तो बड़ा चक्कर पड़ेगा और एग्जामिनर यही ऐसे क्वेश्चन देगा। वो कैसे, यहां तो स्पर्श है और यहां क्या है, स्पर्शी है। अब स्पर्शी में कैसे हुए, तो ध्यान देना मित्रों, यही बता देता हूं चलो मैं आपको। ये लास्ट वाले 5 क्या है मित्रों, यहां देखना, ये लास्ट वाले 5 काट दो, च वाली लाइन के ये चारों काट दो। तो वैसे तो ये च वाली लाइन पूरी होगी, च वाली लाइन तो क्या हो गई, पूरी, और ये पंचम वर्ण पूरे हो गए। अब कितने वर्ण कट गए, देखो 1 2 3 4 5 और ऊपर 6 7 8 9 कट गए। कितने में से, 25 में से अगर 9 काटोगे कितने बच गए, 16 बच गए। देखिए गणित का फंडा है ये, देखो गणित में भी ऐसे लगते हैं। तो यहाँ 25 हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 और स्पर्शी की पूछे तो 16। ये 5 पंचम वर्ण काट दोगे और च वाला ये कर दोगे। ये मैं बताऊंगा आपको आगे, आगे जब हम इसके व्यंजनों के जब भेद पढ़ेंगे, स्वरों के जब भेद पढ़ेंगे, उसके अंदर ये सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा मित्रों। यहां तो केवल मेरे को आपको क्या है, एक बार प्रारंभिक इसकी संरचना बतानी है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, मोटे रूप से उनको कितने भागों में कैसे कैसे बांटा है। ये उन विद्यार्थियों के लिए साथ में मैं लेकर के चल रहा हूं जो पहली बार इस व्याकरण को देख रहे हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि औसत है। वैसे सभी अपने आप में बुद्धिमान होते हैं और सभी अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं, लेकिन मैं ये क्लास क्या निम्न से निम्नतर जो है वहां से लेकर के कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं चल रहा हूं। तो आइए मित्रों, स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक 25। अब आइए इसके अंदर, इसके आगे क्या बच गए, ये रे ले वे, तो उसका नाम दे दिया इन्होंने अंतस्थ व्यंजन। क्या दे दिया मित्रों, अंतस्थ व्यंजन। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहां से खूब बनता है और अनेक एग्जाम में अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा भी गया है। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, 4। कौन कौन से, ये रे ले वे, ये हो गए क्या, अंतस्थ व्यंजन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर आइए तीसरा और इसमें बना देते हैं अपने, क्या तीसरा इसके अंदर और बना देते हैं। यहां इसके बाद में क्या बच गया, श है, उसका नाम दे दिया ऊष्म व्यंजन। यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन क्या हो गए, 4, श और है, ये कितने हो गए, 4। अब देखिए मित्रों, इनमें से जो मैंने 33 व्यंजन ऊपर लिखे हैं, क्या 33 हो गए, क्या जी हो गए। कहां हो गए, 25 और 4 29 और 4 कितने हो गए, 33। ये मुख्य रूप से व्यंजन है, ये हिंदी वर्णमाला के क्या है, मुख्य रूप से व्यंजन है। और हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछ ले तो आप 42 कितने 44 करोगे, कितने करोगे, 44। कैसे, व्यंजन कितने हो गए, 33, व्यंजन कितने हो गए, 33, और स्वर पहले हमने कितने पढ़े थे, 11, टोटल जोड़ेंगे कितने हो गए, 44। यह वर्णों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको 44 करना है। कितने करेंगे, 44। ये हो गए। इसके बाद में भी कुछ है क्या, जी है, क्या है बताइए। इसके बाद में वो और रह गया क्या, अक्षय त्रय जय जय, अक्षय त्रय जय और श्रय, ये 4 और बच गए। तो भी इनको किस में लें, तो इनका भी इन्होंने नाम दे दिया मित्रों, क्या दे दिया, इसका भी इन्होंने नाम दे दिया क्या, संयुक्त व्यंजन। इनका भी इन्होंने नाम दे दिया संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन दे दिया, क्यों, क्योंकि ये दो दो के मेल से बनते हैं और ये बहुत ही रीट जैसे एग्जाम में तो खूब पूछते हैं ये कि ये किसके मेल से बनता है। तो ये देखिए अक्षय जो है वो कै आधा और सै पूरे, इसके मेल से ये बनता है। त्रय किससे बनेगा, तय आधा प्लस में रै पूरे से ये बनेगा, ये लो। ये जय किससे बनेगा, जय आधा
प्लस में ये के मेल से बनेगा, ये लो। और ये श्रे किससे बनता है, तो स आधा है और रे पूरा है, इसके मेल से ये बनता है। दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनने के कारण इसको हमने क्या है, संयुक्त व्यंजन की संज्ञा दी गई। और बहुत घुमा फिरा करके एग्जामिनर इनमें से खूब प्रश्न पूछता है, अंतस्थ व्यंजन के बारे में खूब पूछ लेता है और फिर ये पूछता है। और यहाँ चक्कर पड़ता है मित्रों, ध्यान से देखना, ये एक मैंने स्पर्श व्यंजन कहा और एक मैंने स्पर्शी व्यंजन कहा, देखिए कितना माइनर अंतर है, एक मात्रा का अंतर है। यहाँ ई की मात्रा हटा दी है, यहाँ स्पर्श है और यहाँ क्या है मित्रों, स्पर्शी है। स्पर्शी की संख्या पूछे, स्पर्शी की संख्या पूछे तो 16 है, और स्पर्श की पूछे तो क्या है मित्रों, कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। फिर स्पर्शी में 9 काट दिए, कौन कौन से काट दिए, तो यहाँ देखिए प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण काट दिया और यहाँ चय वाली लाइन काट दी। इन 9 वर्णों को यहाँ से उड़ा दो, उड़ाते ही क्या आ जाएगी संख्या, स्पर्शी की आ जाएगी, और कितनी होगी, 16 होगी टोटल। अब देखो कितने क्वेश्चन बने हैं यहाँ, ये एलडीसी में और इसमें तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते हैं कि कै व सै का मेल इनके वर्णों से, इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, अक्षय बनेगा, त्रय, जय और श्रय। अब देखिए कितने वर्ण हो गए टोटल, 25 तो ये हो गए, 4 ये हो गए 29, 4 ये हो गए 33 और 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 37। टोटल कितने हो गए, 37। आइए अब बात आती है, इसके अलावा भी कुछ बच गया क्या, तो एक और जोड़ लो, यहाँ पे एक और जोड़ लो मित्रों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने जोड़ देंगे, अपने हाथ में ही है। ये देखिए इसमें और जोड़ देते हैं, क्या जोड़ें, एक आता है नाम ताड़न जात, ताड़न जात, इसको देखते ही विद्यार्थियों की बाहें खिल जाती है, क्या, ताड़न जात, उच्छिप्त, त्याज्य, द्विगुणी, विकसित, कितने नाम बताऊं इसके आपको मैं, ये सारे ये दो ही वर्ण है, ये दो वर्ण है, ताड़न जात आ जाए, उच्छिप्त आ जाए, उच्छिप्त आ जाए, त्याज्य आ जाए, त्याज्य आ जाए, द्विगुणी आ जाए, द्विगुणी आ जाए, विकसित आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको ध्यान रखना है केवल दो वर्ण, और कौन कौन से, ड और ढ, ड और ढ, ये दो वर्ण आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मित्रों मैंने कितने कितने वर्ण बता दिए, कैसे प्रश्न पूछेगा, लास्ट की बात चल रही है, अब ध्यान देना, ये लास्ट पर आ गए हैं अपने, क्या, या थोड़ा समय स्लाइड में आपको बता देता हूं, यहाँ पे यहां आगे चलते हैं। हाँ अब देखिए स्वर मैंने कितने पढ़े जी, आपने पढ़े सर 11, चलो ठीक है। फिर मैंने व्यंजन कितने पढ़े जी, सर आपने व्यंजन पढ़े 33, चलो ये बात भी सही है, स्वर 11 व्यंजन 33। अब आइए फिर आपने क्या पढ़ा जी, आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े, चलो संयुक्त व्यंजन को जोड़ देते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए मित्रों, 4, चलो ये बात भी सही है। फिर आगत स्वर पढ़े जी, आगत स्वर भी पढ़े, आगत स्वर कितने जी, आगत स्वर 2, आगत स्वर 2। फिर और क्या पढ़ा जी, आपने ताड़न जात पढ़ा, आगत स्वर, या इसको आगत स्वर की जगह विद्यार्थियों में यहां पर थोड़ा सा अगर ये कहना चाहूं, आगत स्वर की जगह आप ये कर लो अयोगवाही, इसको क्या करोगे, अयोगवाही, अयोगवाही स्वर, ये कितने हैं, 2, चलो ये बात भी आ गई। अब बच गया क्या जी, ताड़न जात बच गए, क्या बच गए, ताड़न जात। चलिए अब ताड़न जात वर्ण या ताड़न जात व्यंजन में अगर कहूं तो ये संख्या में कितने हैं, ये भी 2। अब टोटल जोड़ना मित्रों, इसको टोटल को जोड़ो आप, तो जोड़ेंगे तो कितने बैठेंगे, 33 और 11 44, 44 और 4 48, 48 और 2 50, 50 और 2 52, कितने वर्ण हो गए, 52। और ये प्रश्न बनता है, क्या क्या बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, अगर ये प्रश्न आ जाए, देखिए कैसे, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, अंतर बताऊंगा मैं आपको, कुल वर्णों की संख्या अगर ये क्वेश्चन आ गया तो और उसमें 52 ऑप्शन है, तो वहां आप क्या लगाओगे, 52 लगाओगे। और लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए, क्या, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या सीधा आ जाए, कुल को छोड़ दे, कुल को यहां काट दे बीच में से, और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछ ले, वर्णों की अगर संख्या पूछ ले तो मित्रों आपको 44 बतानी है, कितनी बताएंगे, 44 बताएंगे। इसके अलावा कोई और प्रश्न बच गया क्या जी, बच गया, क्या बच गया कि जी हमने क ख ग ज फ ये पढ़े हैं और नुक्ता चिन्ह आगे आया है, ये क्या है, तो ये भी बता देते हैं, 2 प्रश्न ये आने वाले ये हैं। इसके अलावा लास्ट जो बनता है वो क्या बनता है कि हिंदी वर्णमाला में अगर ऐसे आ जाए, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में आगत, आगत
अगर कोई व्यंजन पूछे, आगत व्यंजन पूछे, तो वो कौन कौन से होंगे मित्रों, वो भी जोड़ देते हैं। 5 होते हैं। गौर करोगे यहाँ पे देखना, वो 5 कौन कौन से हैं जो अरबी फारसी भाषा से लिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। आज आंखें आपकी खुल जानी चाहिए। देखिए क्या है, क ख ग ज फ, क ख ग ज फ। और यहाँ पर हम नुक्ता चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ नुक्ता चिन्ह है। इसका नुक्ता चिन्ह लगते ही आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये अरबी प्लस फारसी दोनों से मिलकर के बने हैं। तो यहाँ पर मैं भाषा जोड़ रहा हूँ, कौन सी, अरबी प्लस फारसी। अरबी प्लस फारसी, ये दो भाषाओं के मेल से बनते हैं जो आगत वर्ण कहलाते हैं। और ये संख्या में कितने हैं, 5 हैं। अगर इनको भी मिला दिया जाए तो 52 और 5 कितने होते हैं, 57 व्यंजन बन गए हैं, 57 वर्ण बन गए मित्रों। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि कोई प्रश्न और कोई इसमें शेष रह गया है क्या। फिर भी इंसान से कुछ कमियां रह जाती है, कोई इंसान पूरा नहीं होता विद्यार्थियों, क्योंकि इदम संसारे कोपि पूर्णम न उच्यते, इस संसार में कोई पूरा नहीं है। तो एक बार आप पीछे इन क्लासों का अवलोकन कर लेना, किस किस प्रकार से हमने स्वरों के बारे में, व्यंजनों के बारे में मोटी मोटी रूपरेखा बनाई है मित्रों आज तो। अब इसके भेदों के बारे में, व्यंजनों के भेदों के बारे में, इसकी उत्पत्ति स्थल के बारे में, ये सारी बातें हम अगली कक्षा में करेंगे। आज इतना जो मैंने पढ़ाया है उसका एक बार गहराई से आप क्या करना, मनन करना, चिंतन करना, और बिल्कुल बारीकी से कोई लिखने वाली चीज़ है तो उसको लिखना और अपनी स्मृति में इसको बिठाना। आगे की क्लास को हम कल लेंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।